ए भारी गरज ने तहखाने की दरों दीवारें हिला दी। वो साकन से मरहूक हुआ और पागलों की तरह दहाड़ कर जवेरिया के चेहरे को अपने हाथों में दबोच लिया। मैं तुमसे नहीं डरती, बोलो इसे, गुस्सा दिलाओ इसे। दुरान की आवाज़ सी। वो पुरजोश लहजे में उसे श्योन को और गुस्सा दिलाने पर उकसा रहा था। वो ऐसा क्यों कर रहा था वो नहीं जानती थी, लेकिन दुरान बार बार उसे यही कह रहा था, मैं तुमसे नहीं डरती। क्या? क्या कहा? मैं तुमसे नहीं डरती। अब की बार जवेरिया ने चीख कर जवाब दिया और फिर अचानक जमा हो जाने वाली हिम्मत से एक झटका देकर अपने चेहरे को श्योन के हाथ से छुड़ाया। सुनो तुम सब, हाँ मैं इससे नहीं डरती। तुम सबको भी इससे नहीं डरना है। हर लड़की को इस जहन्नुम से निकलने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हार मत मानना लड़कियों, हार मान लेना और डर जाना बुज़दिलों का काम है। वो पूरी कुव्वत से इर्द गिर्द सलाखों को थामे खड़ी लड़कियों को देखकर ऊंची आवाज से बोल रही थी। आवाज फट रही थी, लेकिन आवाज से कोई खौफ कोई लरजिश नहीं थी। जरूरी नहीं कि तुम में से हर कोई मेरी तरह फिर से पकड़ी जाए। इसके चंगुल से निकलना बहुत आसान है। ये खुदा नहीं है, खुदा वो है जो हम सब का मालिक है, हर जगह मौजूद है। वो सबसे ज्यादा ताकतवर है और एक दिन इस शैतान का ये जहन्नुम इसकी आखिरी आरामगाह होगा। तुम सबको निकलना है यहाँ से, बाहर की दुनिया में जीना है। खुदा की मर्जी के बिना ये हमें छू भी नहीं सकता। चुप कर कुतिया। ए, लेकर आओ इसे टॉर्चर रूम में। इसकी सारी अकड़ मैं निकालता हूँ। वो चीखता हुआ आगे बढ़ा और उसे बालों से दबोच लिया। वो नहीं जानती थी उसमें ये सारी हिम्मत कैसे आई, लेकिन वो चीख रही थी। दुरान की तरफ से भी खामोशी छा गई थी। वो जो कुछ भी कह रही थी उससे अपनी हिम्मत से कह रही थी। अब दुरान उसे हिदायत नहीं दे रहा था। सुन लो तुम सब, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन याद रखना, एक दिन इस शैतान का अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरा खुदा इसके जिस्म के हर हिस्से को दागेगा। जितनी तकलीफें इसने आज तक हम सबको दी हैं, हर तकलीफ इसको बार बार सहना होगी। अब तक सहना होगी। ये भयानक मौत मरेगा। स्याह फॉर्म शियोन के हुक्म पर उसे घसीटते हुए उसके पीछे वापस ले जा रहा था। जवेरिया, लिसन टू मी। अपनी हाथ में पहनी रिंग को हथेली की तरफ घुमाओ। दुरान की सांस फूल रही थी। वो उसे बार बार हाथ में पहनी अंगूठी को हथेली की तरफ घुमाने का कह रहा था। जैसे ही वो लोग वापस ऊपर पहुंचे, शियोन गुस्से में चीखा और उस पर झपटा। तुम्हें मैं तुम्हारी औकात दिखाता हूँ। उसे घसीटते हुए वो एक दरवाजे के सामने आकर रुका। कमरे का दरवाज़ा खोलकर उससे जवेरिया को अंदर की तरफ एक जोर का धक्का दिया। वो लड़खड़ाती हुई फर्श पर जा गिरी। दुरान फिर से उसे अंगूठी घुमाने का कह रहा था। जहाँ वो ऊंधे मुंह गिरी थी, फर्श पर से चेहरा उठाकर ऊपर देखा। यह अजीब कमरा था, जहाँ बड़ी बड़ी जंजीरें, चाबक और हथकड़ियाँ मौजूद थीं। जगह जगह कैमरे खड़े थे। औरतों की भयानक तस्वीर के बड़े बड़े पोस्टर्स दीवारों पर आवेशां थे। उनकी छींटे दीवारों पर और पोस्टर्स पर थे। छुरियाँ, चाकू और मुख्तलिफ आवाज़ार। जगह जगह स्ट्रेचर और बिस्तर पर। ये कैसी जगह थी? वो काम गई। क्या कह रही थी वहां? चल अब यहाँ फिर से कह। श्योन दरवाज़ा बंद करने के बाद पलटा और दीवार में लटके चाबक में से एक चाबक को उतारा। उसको अपनी तरफ बढ़ता देखकर उससे फिर से दुरान की आवाज़ कानों में सुनी और आहिस्ते से दोनों हाथों को मिलाए अंगूठे की नगीने को हथेली के रूख घुमाया। जवेरिया, तुम्हें उसकी जिल में कहीं भी इस अंगूठी को दबाना है। उसी कलाई, हाथ या गर्दन, कहीं भी। दुरान की अगली हिदायत कान के पर्दों से टकराई, जबकि उसकी आंखें सामने चाबक पर टिकी थीं, जिसे श्योन हवा में चलाता हुआ करीब आ रहा था। चाबक की आवाज़ फिजा में गूंज रही थी। डू इट, तुम कर सकती हो। दुरान उसे हिम्मत बढ़ा रहा था। श्योन ने जैसे ही चाबक को हवा में उछाला, जवेरिया ने हाथ हवा में उठाकर चाबक को अपने हाथ में दबोचा और पूरी कुव्वत से झटका दिया। श्योन को शायद उसकी तरफ से इतनी कुव्वत की तवक्का नहीं थी। वो चाबक समेत आगे हुआ तो जवेरिया ने दाएं हाथ से उसकी कलाई को जोर से थाम लिया। यस, डू इट। प्रेस द फिंगर ऑन हिज आर्म। दुरान के कहने के बिल्कुल मुताबिक उससे अंगूठी को उसकी कलाई में दबाया, लेकिन ये क्या, उस पर तो जैसे कोई असर नहीं हुआ था। वो एक झटके से जवेरिया को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। तुम्हारी औकात क्या है ये मैं बताता हूँ तुम्हें। जवेरिया को पुश से अपने हाथ साथ लगाते हुए वैश्य अंदाज से घुराया। श्योन के इस बेबाक रद्द अमल पर उसकी सारी हिम्मत एकदम से हवा हुई। जिस्म खौफ से कांपने लगा। जिस इंजेक्शन के जरिए श्योन के अंदर दवा दाखिल की गई थी, उसकी सुइयां बिना महसूस हुए दवा को जिस्म में इंजेक्ट करती थी। लेकिन क्या वो सही तरीके से इंजेक्ट करने में कामयाब हो पाई थी कि नहीं? फटी फटी आंखों और खौफ से कांपते जिस्म के साथ वो श्योन की गिरफ्त से आज़ाद होने के लिए मसम्मत कर रही थी, और वो वैशी उसकी हर मसम्मत को नाकाम बना रहा था।
एकदम से उसका जवेरिया के गले की तरफ बड़ा हाथ हवा में मोलिक रह गया। वो रुक गया था। जवेरिया को छोड़कर अपने सर को थामे आंखों को बार बार बंद करके खोल रहा था। मेडिसिन काम कर रही है, लेट्स स्टार्ट द ऑपरेशन। ये दूरान की आवाज़ थी, जिसके साथ गहरी सांस लेकर उससे साथ बैठे शख्स को अंग्रेजी जुबान में हिदायत दी। शियोन उसी तरह सर को थामे एक तरफ लगे बिस्तर तक आया और फिर एकदम से बिस्तर पर बेसुध होकर गिर पड़ा। थोड़ी देर पहले के शोर में एकदम से जैसे गहरी खामोशी छा गई। वो गहरे गहरे सांस लेती हुई अपने आवाज़ बहाल कर रही थी जब दूरान की आवाज़ कानों से टकराई। जवेरिया, उसका फोन देखो, कहाँ है, निकालो उसे। दूरान की अगली हिदायत जारी हो चुकी थी। जवैया ने डरते डरते कदम आगे बढ़ाए। डरो मत, वो बेहोश हो चुका है। आगे बढ़ो, देखो उसकी जेब से मोबाइल निकालो। दूरान की बात दुरुस्त थी। वो ऊंधे मुंह बेसुध बेहोश पड़ा था। जवेरिया ने उसकी पैंट की जेब में हाथ डाला। उसकी पैंट की जेब में उसका मोबाइल मौजूद था। मोबाइल को निकालकर हाथ में उठाए वो सीधी हुई। उसके थंब स्कैन से लॉक खोलो। दूरान की अगली हिदायत पर वो फिर से झुकी और शेओन के अंगूठे को पकड़कर फ़ोन के स्कैनर पर लगाया। उसके मोबाइल की स्क्रीन खुल चुकी थी। बस अब जो बोलूं करती जाओ। जीक स्टार्ट कॉपिंग एवरीथिंग। वो उसके साथ साथ दूसरे शख्स को भी हिदायत जारी कर रहा था। फिर दूरान की हिदायत के मुताबिक वो उसके पूरे फ़ोन को खंगाल चुकी थी। दूरान उसे बस मुख्तलिफ चीज़ें खोलने के बाद स्क्रॉल करने का कह रहा था, क्योंकि बाकी काम उसकी आंख में लेंस लगा कर रहा था। पूरे मोबाइल को खंगालने के बाद दूरान ने उस कमरे में मौजूद हर फाइल, हर दराज, हर चीज़ को खोल खोल कर देखा था। तकरीबन पिछले 1.5 घंटे से वो ये सब कर रही थी। कभी किसी कोने में जाकर कुछ देखती, कभी कुछ। सर चकराने लगा। दुरान मैं थक गई हूँ। वो थी मदम थकी हुई मरियल आवाज़ सी। उसके ऐसे कहने पर दुरान की बोलती एकदम से बंद हुई। ओके ओके, छोड़ो सब। जीक स्टॉप। दुरान ने फौरन घबराकर अपने साथी को काम करने से रोका। एकदम खामोशी छा गई। उसी अलमारी के पास फर्श पर बैठ गई और सर को अलमारी से टिका लिया। जिस्म थकन से चूर था। रुआ रुआ दर्द की लहरों से किसी जख्म की तरह दुख रहा था। भारी होते पपोटे के नीचे आंखें एक बार फिर गर्म आंसू से भर गईं। तुरान अब शायद अपने साथी के साथ गुफ्तगू कर रहा था। वो बेआवाज़ रोती हुई बार बार आंसू साफ कर रही थी। रोने की रफ्तार बढ़ते ही हिचकियों की आवाज़ शायद तुरान के कानों में पड़ी थी। तुम रो रही हो? नहीं, बेमरवती से जवाब दिया। तुरान की आवाज़ से फिक्रमंदी थी। उसके नहीं कहने के बाद दूसरी तरफ खामोशी छाई। वो फिर से रोने लगी। मुंह पर हाथ रखे अपनी आवाज़ का गला घूंटने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। उसका दिल फट रहा था। उसे वहशत हो रही थी। वो यहाँ से भाग जाना चाहती थी। उसे तुरान से खौफ आने लगा था, जिससे उसे बिना बताए मछली के कांटे में फंसाकर समंदर में फेंक दिया था। जिंदगी में पहली बार उसे तुरान से शदीद नफरत हो रही थी। मुझे तुम्हें देखना है, शीशे के सामने आओ। कुछ तवक्कुफ के बाद उसकी भारी आवाज़ कानों से टकराई। दिल किया दुरान की इस फरमाइश पर उसका गला दबा दे। नाक के नथने सबसे फूलने लगे। वो जबड़े भींच चुप बैठी थी। मैं कुछ कह रहा हूं तुमसे। वो सामने शीशे में जाकर खड़ी हो जाओ, मुझे देखना है तुम्हें। लहजा इल्तिजाई था, जिसमें दुनिया भर की मोहब्बत समोए। वो उसकी एक झलक देखने को बेताब था। वो उसे शीशे के सामने आने का कह रहा था, क्योंकि उसके कानों में लगी कैमरों से वो उसके सामने के मंजर को देख सकता था, लेकिन उसे नहीं देख सकता था। नहीं आना मुझे, सपाट और सख्त लहजे में जवाब देकर वो अपने गाल रगड़ रही थी। दिल किया किसी तरह अपने कानों से ही बालियां नोच दे कि उस संग दिल की आवाज़ तक सुनाई न दे। मुझे देखना है तुम्हें, प्लीज। किस किस्म की जिद थी और किस बात का सोम था जनाब को, जो उसे देखने पर वाजिद था। जिसको इतनी मोहब्बत हुआ करती है, वो तो अपने महबूब पर आँच नहीं आने देते। उसकी मोहब्बत दुनिया की अनोखी ही मोहब्बत थी। मुझे नहीं दिखाना अपना आप चुप करें कि प्लीज़, मुझे आपकी आवाज़ नहीं सुननी है। तुम प्यार करती हो मुझसे? तो मिल तो रही है उसकी सज़ा, क्या काफ़ी नहीं? दांत पीसते हुए चला कोटा जवाब दिया तो दूसरी तरफ गहरी खामोशी छा गई। चंद सेकंड के तवक्कुफ के बाद भी गहरी सांस की आवाज़ गूंजी। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? नहीं समझा सकता। यकीन करो, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मेरे लिए फिक्रमंद ना हो, आप बस अपने मकसद पर ध्यान दें। मुझे आप पर यकीन हो ना हो, मेरे अल्लाह पर है। मेरे अल्लाह ने कहा है, बस यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है। बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, और शायद मेरी इस मुश्किल के साथ आसानी मेरी मौत हो। वो रवानी से एक ही सांस से बोलती चली जा रही थी। आवाज़ में लर्जिश थी तो सख्ती भी थी। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसकी आखिरी बात पर दुरान ने एकदम गुस्से से झाड़ दिया।
सजाया मुस्कुरा दी। फिक्र जताना भी शायद उसके मकसद का हिस्सा ही होगा। वो वाकई उसे नहीं जानती थी। अब समझ आने लगा था वो बार बार ये जुमला क्यों कहा करता था, तुम मुझे नहीं जानती। खामोश कमरे में मोबाइल फ़ोन की घंटी की आवाज़ गूंजी तो वो चौंक कर सीधी हुई। ये घंटी शियोन के मोबाइल की बज रही थी। मोबाइल की घंटी के मतवातर बजने से वो बेड पर लेटा कसमसाकर सर को दाएं बाएं हिला रहा था। जवेरिया की जान हलक में आई। वो उठ रहा है। घुटी आवाज़ में उसने दुरान को उसके जागने के मुतल्लिक बताया। खामोश, अब मत बोलो। दुरान ने फौरन उसे बोलने से मना किया। शियोन अब सर को बार बार झटकता उठ बैठा था। मोबाइल पर नजर पड़ते ही झपट कर मोबाइल उठाया और कान से लगाया। फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? लड़की तैयार है ना? फोन की दूसरी तरफ मौजूद नफ्स से गुस्से से सवाल किया। लड़की? अह वो- कौन सी लड़की? शियोन ने घूमते सर को झटक कर आंखों को बार बार जबरदस्ती खोला। एलेक्स बात कर रहा हूँ, बेवकूफ। पता है ना, मैं आज शाम की फ्लाइट से यहाँ पहुंच रहा हूँ। रात को होटल में लड़की चाहिए मुझे, वही दुरांग की बीवी। दूसरी तरफ एलेक्स की रोबदार आवाज़ पर वो जैसे एकदम से आवाज़ों में वापस आया। एक झटके से गर्दन घुमाकर जवेरिया की तरफ देखा और फिर गहरी सांस खारिज की। हाँ हाँ, बिल्कुल तैयार है। कैसे भूल सकता हूँ। तुम बस पैसे और मेरा माल तैयार रखो। मेरे आदमी लड़की को लेकर पहुंच जाएंगे। लेकिन याद रखना, एक रात मतलब सिर्फ एक रात। और दूसरी शर्त ये कि मेरे आदमी सारी रात कमरे के बाहर पहरा देंगे। शेयोन थोड़ी को आवाज़ से सहलाते अब उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो पुरसोच अंदाज से पेशानी पर शिकन डाले हुए था। शायद कुछ घंटे पहले उसके साथ क्या हुआ था उसे सही से याद नहीं था। बेफिक्र हो, पैसा और माल तैयार है। बस तुम उसे होटल में भेज दो। मैं मुंतजिर रहूंगा। भेज दूंगा। ओके बाय। शियोन फोन को कान से हटाकर तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और उसके बालों को मुट्ठी में दबोच लिया। जवेरिया का दिल खौफ के बायस तेजी से धड़कने लगा। क्या उसको शक हो गया है? क्या कुछ हुआ है उसके साथ? गर्दन को दबोचे शियोन गुस्से से फटी आंखों के साथ उसे घूर रहा था और फिर चेहरे को और करीब करते हुए घुर्राया। आज रात, सिर्फ आज रात। फिर देखना मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। बेदर्दी से उसका सर झटका और वो आगे बढ़ा। जवेरिया ने सुख का सांस लिया। अब वो दरवाजे के बाहर खड़ा किसी को आवाज़ें दे रहा था। शायद उसे तैयार करने के लिए कह रहा था। रात की स्याही अमेरिका के मसाफात में मुकम्मल तौर पर फैल चुकी थी। पीली टैक्सी पूरी रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही थी। टैक्सी की पिछली नशिस्त पर बैठी ग्रीन्स पार्कर सुर्ख मैक्सी और सुर्ख लिपस्टिक लगाए बिजलियां गिरा रही थी। वो जिस वक्त असवन के फ्लैट से निकली थी तब सूरज गुरूब नहीं हुआ था, लेकिन अब रात गहरी हो चुकी थी। असवन के फ्लैट से ये जगह काफ़ी दूर थी, इससे उसे टैक्सी पर काफ़ी घंटे सफ़र करना पड़ा। इतने घंटे चलने के बाद आखिरकार टैक्सी सुर्ख रोश के आगे रुकी। किन से गर्दन मुड़कर मोहब्बत से घर की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। आज उसकी और नवीन की शादी की सालगिरह थी। नवीन के उस दिन यूं नाराज़ होकर चले जाने के बाद वो बहुत सोचती रही, लेकिन नवीन से मोहब्बत उसकी कोताहियों के सामने जीत गई। आज पूरे एक हफ्ते बाद वो सब भुलाए अपने घर वापस आ गई थी। टैक्सी से उतरकर सुर्ख रोश से लेकर घर के दरवाजे तक का सफ़र उसने एक सरशारी में तय किया। एक अजीब सरूर था जिससे लबों की मुस्कुराहट को गहरा कर रखा था। वो कितने महीनों बाद यूं दिल से मुस्कुरा रही थी। उसका अपना घर और नवीन की बेपनाह मोहब्बत सब कुछ सुकून बख्श रहा था। हाँ, वो मगरबी गोरी चमड़ी में मशरकी दिल रखने वाली औरत थी। वो औरत जो अपने शौहर की मोहब्बत की खातिर सब कोताहियाँ माफ़ कर देती है, क्योंकि सोम उसकी मोहब्बत का होता है। वो मोहब्बत जो उसका गरूर होती है, वो मोहब्बत जिसकी हकदार सिर्फ वो होती है। वो जानबूझकर असवन के घर से देर से रवाना हुई थी ताकि जब घर पहुंचे तो नवीन घर पर हो और शादी की सालगिरह के दिन वो उसे अपनी वापसी की खुशखबरी दे कर हैरान कर दे। नवीन की गाड़ी ओपन पोर्च में खड़ी देखकर उसकी बाँझें खिल गईं। सुर्ख मैक्सी पर गाल को गुलाल होकर उसके हुस्न को दुबाला कर गए। घर की चाबी को पर्स से निकाल कर दरवाजे में घुमाए वो आहिस्तगी से गैलरी में दाखिल हुई। तभी कदमों चलती हुई आगे बढ़ी। उनके कमरे का दरवाज़ा खुला था। कपड़ों के बैग को राहदारी में ही छोड़ा और पर्स को कंधे से उतारकर मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी। जैसे ही कमरे के खुले दरवाजे में कदम रखा, कदम वहीं जम गए। सामने का मंजर उसे मनुम मिट्टी तले दबा चुका था। काश वो ये मंजर कभी ना देखती। मोहब्बत की मौत का मंजर। मोहब्बत की मौत बहुत तकलीफदेह होती है और मोहब्बत की मौत इस वक्त होती है जब आपका महबूब आपकी पीठ पीछे किसी और की बाहों में हो और आपको उसकी खबर हो जाए। उसके गरूर की किर्चियाँ उसके जिस्म के हर हुलिये में पेविस हुईं। आंखें जल उठीं, दिल डूब गया।
नवीन एक झटके से सीधा हुआ और उस पर निगाह पड़ते ही चेहरा लट्टे की माने सफ़ेद पड़ गया। नवीन के देखने पर वो जो मुजस्सिम खड़ी थी, धुंधले होते मंजर से नसें हटाकर तेजी से वापस पलटी, बैग के हैंडल को थामा और जिन कदमों पर यहाँ आई थी उन्हीं कदमों पर तेज तेज वापसी के लिए कदम बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए। किन्स। नवीन की पुकार थी। वो घर के सामने मौजूद सुखरोश के वश में पहुंच चुकी थी। सिर्फ एक सेकंड के लिए कदम थमे, मगर फिर बिना पीछे मुड़े उससे कदम आगे बढ़ा दिए। किन्जी, किन्जी रुको। वो अब भागता हुआ उसके पीछे आ रहा था। मेरी बात सुनो किन्जी। उसके पीछे पहुंचकर एक झटके से उसे कंधे से पकड़कर अपनी तरफ मुड़ा। छोड़ो मुझे। पूरी कुव्वत से उसने नवीन के हाथों को झटका और चीखती हुई चंद कदम पीछे हुई। आंखों से निकले आंसू गाल भिगो रहे थे। नवीन के लिबास पर नागवार नजर डाले, वो लबों के बाहर निकाले रो दी। किन्स, तुम गलत समझ। बकवास बंद करो, अपनी बकवास बंद करो नवीन। बस अब और नहीं, मुझे तलाक चाहिए और हर हाल में चाहिए। गुस्से से कहती बैग को थामे सरहद से आगे बढ़ी। नवीन फौरन उसके सामने आया। बात सुनो मेरी। वो सब जो तुमने देखा वो मोहब्बत नहीं है, वो बस एक कॉल गर्ल है। प्लीज गुस्सा मत करो। तुम क्यों मुझे यूं तंग कर रही हो? वो बौखला कर बेरब जुमले अदा कर रहा था। अब नहीं करूंगी। तुम खुश हो अपनी जिंदगी में, ये मैं देख चुकी हूँ। वो सब वक्ती है। मैं याद कर रहा था तुम्हें। वो नादिम सा सर झुका गया। किन से लब भेज कर आंसू रोके और चेहरा नफरत से एक तरफ मोड़ लिया। मुझे माफ कर दो किन्जी। कर दिया। रगड़ कर हाथ की पुश से आंसू साफ करते हुए सपाट लहजे में कहती वो किसी तूफान से पहले की खामोशी का बेशर्मा लग रही थी। चलो घर चलते हैं। मैंने तुम्हें माफ किया है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे साथ फिर से रिश्ता रखूंगी। सपाट मगर टोक लहजे में कहती वो नफरत से नवीन की तरफ देख रही थी। मैं जल्द वकील से रब्ता करूंगी। पुरअसम लहजे में कहा और नवीन को यूं ही परेशान छोड़कर आगे बढ़ गई। कमरे का दरवाज़ा हल्की क्लिक की आवाज़ के साथ बंद हुआ। दरवाज़ा बंद होते ही जवेरिया ने सटपटाकर इर्द गिर्द देखा। ये किसी होटल का बहुत बड़ा कमरा था, जहाँ कीमती फर्नीचर से लेकर दुनिया की हर हसीन और दिलकश चीज़ मौजूद थी। शीशे की तरह चमकता सफ़ेद फर्श, जहाज़ी साइज बेड, छत से लटकते सफ़ेद फानूस, सफ़ेद सोफे, सिनेमा स्क्रीन, टीवी, हर तरह की शराब से लेस बार काउंटर, खूबसूरत टेरेस और सामने पूरी दीवार में नस्ब शीशा जिसकी तरफ रुख फेरे उसके अलावा यहाँ मौजूद वो दूसरा नफ्स खड़ा था। ऑफ वाइट पेंट कोट और स्याह जूतों में मलबूस, एक हाथ में सुलगता सिगार थैमे, सफ़ेद ग्रे बालों की पुष्प पर पोनी बनाए। जवेरिया ने आंखों को सुकेड़े उसकी तरफ देखा। शियोन ने उसे सफ़ेद रंग के लिबास में तैयार करवाकर उस होटल में भेजा था। ये सफ़ेद फिश मैक्सी थी जिस पर गहरा मेकअप किए वो होशरुबा लग रही थी, लेकिन इस वक्त ख्वास फाख्ता खड़ी थी। शियोन के कमरे से निकलने के बाद से लेकर अब तक दुरान का राब्ता उससे मुनक़ता था। अब आगे उसे यहाँ क्या करना था ये दुरान ही बताने वाला था, और वो बेताबी से उस के राब्ते की मुंतज़िर थी। उसे तैयार करने वाली मेकअप आर्टिस्ट कान में मौजूद बालियों को उतारने में कामयाब नहीं हो सकी थी, लेकिन वो जूते उसे उतार नहीं पड़े थे जिसके बारे में वो दुरान को बता भी नहीं सकी थी। कमरे के बाहर शियोन के आदमियों का पहरा था जो उसे यहाँ लेकर आए थे, और अब कमरे में मौजूद ये पोने वाला शख्स ज़रूर एलेक्स था। वो यूं ही दरवाजे से थोड़ा आगे खड़ी उसे देख रही थी जब वो पलटा। सफ़ेद चेहरे पर हल्की झुर्रियाँ उस आदमी की उम्र की गुमासी थी। गिनसदा नकूश वाला चेहरा। वो अब जवेरिया को देखकर हवासा से मुस्कुरा रहा था। जवेरिया ने सटपटा कर निगाहें चुराई। सर भारी हो रहा था और रीढ़ की हड्डी में खौफ की लहर ऊपर नीचे सफ़र कर रही थी। वो यूं ही निगाहें जवेरिया पर जमाए कदम कदम आगे बढ़ रहा था। दिल खौफ से फड़फड़ाने लगा। तुरान राब्ता क्यों नहीं कर रहा था? एलेक्स कमरे में मौजूद मेज़ के पास रुका, झुका और एशट्रे पर सुलगते सिगार को रखकर सीधा हुआ। वो अपना ऊपरी कोट उतार रहा था। दुरान, तुम कहाँ हो? जवेरिया ने माथे पर आए पसीने को साफ करते हुए आहिस्ता से पुकारा। एलेक्स के बढ़ते कदम उसकी जान निकाल रहे थे। वो कोट को बेड पर उछाल चुका था। कहीं मेकअप करने वाली लड़की ने उसकी बालियों को कुछ कर तो नहीं दिया? उफ, खुदाया, दुरान कहाँ है? दुरान, कहाँ हो तुम? रूहान सी आवाज़ में दुरान को पुकारती वो अब कदम कदम पीछे हटने लगी। एलेक्स तो जैसे उसकी घबराहट से लुफ्तंदोज़ हो रहा था। वो घिन सदा सूरत वाला बूढ़ा था जो उसके सरापे को देखता हुआ अब शर्ट की ऊपरी बटन खोल रहा था। दुरान से राब्ता नहीं हो रहा था, लेकिन उसे अपने आप को बचाना था। उससे एकदम से बैरूनी दरवाजे की तरफ भागने की खातिर
रुख मोड़ा। वो चंद कदम ही भागी थी जब एलेक्स एक जिस्म में उस तक पहुंचा और उससे कमर से दबोच लिया। एक चीख थी जो उसके हलक से बरामद हुई। एलेक्स से कंधे से पकड़कर उसका रूह अपनी तरफ मोड़ा और कमर से पकड़कर अपने साथ लगाया तो वो थर थर कांप गई। मसम्मत के दौरान वो दुरान के मना करने के बावजूद उससे पुकारने लगी। दुरान उससे राब्ता क्यों नहीं कर रहा था? दुरान, दुरान! वो चीख रही थी, आंखें बंद थी। एलिस की गिरफ्त इस कदर मजबूत थी कि उसकी हर मसम्मत बेकार थी। वो कमर के गिर्द बाजू हाइल किए उसे मजीद करीब कर रहा था। दुरान, तुम कहाँ हो? आंखें मीच कर वो चीख उठी। कितनी बेबस सी वो, और अल्लाह के बाद एक वही तो था जिससे वादा किया था कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। यहाँ हूँ। वो आंखें सख्ती से बंद किए हुए थी जब दुरान की आवाज़ कानों से टकराई, लेकिन ये आवाज़ स्पीकर से आती आवाज़ तो नहीं थी। जवेरिया ने पट से आंखें खोली। एलेक्स नामी वो शख्स एक हाथ से उसी कमर को थामे दूसरे हाथ से गर्दन के नीचे से खींचता हुआ चमड़े का बना लचकदार मास्क अपने चेहरे पर सुधार रहा था। ये मास्क लचकदार और बिल्कुल इंसानी जिल्द की तरह था और सीने से शुरू हो रहा था। कोट उतारने के बाद शर्ट के बटन खोलना इसी वजह से था। जैसे ही वो लचकदार मास्क उतरा, मास्क के नीचे से बरामद होने वाला चेहरा दुरान का था और वो कोई एलेक्स नहीं दुरान था। बिखरे बाल, खूबरू चेहरा, हल्की सी बढ़ी हुई शेप, सोचर सदा गहरी आंखें, वो दिलकश मुस्कुराहट लबों पर सजाए, उसी कमर थामकर उसे अपने साथ लगाए, उसे घबराए और हैरान चेहरे को देख रहा था। दुरान को यूं अचानक सामने देखकर खौफ से थर-थर कांपते वजूद को जैसे तकवीत मिली। किसी खौफजदा बच्चे की तरह बिना सोचे समझे वो कर दुरान से लिपट गई, अपनी दोनों बाहों को उसके गिर्द पूरी कुव्वत से लपेटकर चेहरा उसके सीने पर टिकाए, आंखें जोर से मीच लीं। एलेक्स रॉबर्ट उस माफिया का पहला वो रुकन था जो सबसे पहले पकड़ा गया था। एलेक्स रॉबर्ट से शियोन को फ़ोन करवाना और जवेरिया का यहाँ पहुँचाना सब एक मंसूबा था जो बुरहान की मुनक़्क़द करदा तकरीब में शिरकत से पहले ही तैयार किया हो चुका था। एलेक्स रॉबर्ट ही वो ज़रिया था जिससे सीख और फिर एजेंसी को इल्म हुआ था कि शियोन जवेरिया को हर कीमत पर हासिल करना चाहता है। एलेक्स रॉबर्ट को कब्जे में करने के बाद एजेंसी ने चुपचाप शियोन को उसके मंसूबे में कामयाब होने दिया। एलेक्स से कुछ भी ज़ाहिर किए बिना शियोन की पूरी मदद की और फिर एजेंसी के कहने पर शियोन से जवेरिया की मांग कर दी। वो तो चाइना नहीं आया था, अलबत्ता एलेक्स की शक्ल का सिलिकॉन मास्क पहनकर शियोन के आदमियों को शनाख्त देने वाला और होटल में आने वाला शख्स सुरान ही था। किसी भी इंसान की शक्ल से मिलता जुलता एक कंप्यूटराइज सिलिकॉन मास्क चंद घंटों में ही तैयार हो जाता है। वो चंद दहाइयों पहले की बात थी जब खुफिया एजेंट्स को अपना रूप बदलने के लिए या फिर किसी दूसरे शख्स का रूप धारने के लिए कई घंटों मेकअप रूम में गुजारने पड़ते थे, तब जाकर वो रूप बदल पाते थे। लेकिन अब तो चंद घंटों में कंप्यूटराइज मशीन किसी भी शख्स के चेहरे की उसकी तस्वीर से ही तमाम पैमाइश लेने के बाद मनो अन वैसा ही मास्क तैयार कर देती है। ये मास्क हकीकी शक्ल से इतना मिलता जुलता होता है कि इंसानी आंख फौरन धोखा खा जाती है। उसी तरह के सिलिकॉन मास्क के दस्ताने उसने अपने हाथों और बाजों पर कोने तक चढ़ा रखे थे। जवेरिया जब कमरे में दाखिल हुई तो वो उसी वक्त मास्क उतार सकता था, लेकिन ना जाने क्यों उसकी घबराई सूरत पर प्यार आ गया। जैसे ही वो पलटा, कमरे के दरवाजे के आगे सहमी सी जवेरिया पूरे सिंगार में लेस उसके चलते असाबों पर ठंडी फव्वार की तरह बरस गई। ये वो ही जानता था कि उससे जवेरिया को किस्सा एजेंसी के हुक्म पर इस मिशन का हिस्सा बनने दिया था। तकरीब की रात से शुरू हुई असियत अब जाकर खत्म हुई थी। वो सही सलामत उसकी आंखों के सामने खड़ी थी। अब वक्त आ गया था उसकी परेशानी भी दूर की जाए। कोट उतारने के बाद वो शरारत से मुस्कुराता उसकी तरफ बढ़ता हुआ शर्ट के बटन उतार रहा था, क्योंकि सिलिकॉन मास्क गर्दन से नीचे सीने तक आया था। बटन खोलता हुआ जब वो जवेरिया के पास पहुंचा, इस वक्त तो वो मुकम्मल खौफजदा होकर भागने की कोशिश में थी। उसकी इस खौफजदा हालत से महसूस होते हुए वो उसे अपनी गिरफ्त में ले चुका था। लेकिन ये क्या, वो तो कांप रही थी और उसे ही मदद के लिए पुकार रही थी। मजीद उसे तंग करने का इरादा तर्क करते हुए फौरन मास्क को उतारा। वो तो उसे सामने देखकर बच्चों की तरह उससे लिपट गई, ऐसे बच्चे की तरह जो बहुत खौफजदा हो और उसी लम्हे उसके सामने उसका कोई बहुत अपना आ जाए। दुरान ने मुस्कुराकर सर झुकाए उसकी तरफ देखा और खुद भी उससे गिर्द बाजू को लपेट लिया। उसके कामते वजूद को होठ में भींचे सर झुकाकर बेख्तियार लब उसके सर पर रख दिए। वो जो इस रात को अपनी इज्जत की आखिरी रात समझकर खौफजदा थी, दुरान को एलिस की जगह पर देखकर जैसे हवास खो बैठी। अब जैसे ही खौफ का असर साइल हुआ,
और दुरान ने भी उसके गिर्द बाजू हाइल किए तो एहसास हुआ वो इस वक्त दुरान के सीने पर सर रख के उसके गिर्द बाजू हाइल किए खड़ी है। दुरान ने सर झुकाए आहिस्ते से उसके कान के करीब सरगोशी की। क्या हुआ, डर गई थी? जज्ब और मोहब्बत से सरशार लहजा था जिसमें होशी की रमक वासिया थी। जवेरिया ने बंद आंखें एकदम से खोली। खौफ खत्म हुआ तो उसकी जगह अजियत, तकलीफ, नफरत और गुस्से ने लेने में जरा देर न की। फौरन उससे गिर्द हाइल अपनी बाहें अलग की। छोड़े मुझे। लब भींचे, पेशानी पर नागवारी की शिकन डाले उसे छोड़ने के लिए कहा और साथ ही कसमसाकर गुस्से में उससे अलग होना चाहा। क्या हुआ? अन्नूस उसी तरह उससे गिर्द बाहें हाइल किए वो हैरत से पूछ रहा था। छोड़े मुझे। क्यों भाई? अभी खुद ही तो गले लगी थी और अब खुद ही छोड़ने का कह रही हो? दुरान ने शरीर लहजे में कहा और ढिठाई से गिरफ्त को और भी मजबूत किया। वो गुस्से से लब भींचे कसमसा गई। तेवी चढ़ाई चेहरा ऊपर किया तो दुरान का चेहरा बिल्कुल पास चेहरे पर झुका था। वो शरारत से मुस्कुराता सहर लगा। होश में नहीं थी उस वक्त, डर गई थी, छोड़े अब। अगर कहूँ अब मैं होश में नहीं रहा? लबों को आपस में मिलाए, मुस्कुराहट को बामुश्किल दबाए। वो बिल्कुल मुख्तलिफ लग रहा था। उसकी जान पर बनी थी और उसे शरारत सूझ रही थी। अगर यहाँ सच में एलेक्स होता। उसकी रूह तक काम गई। आंखें पल भर में ही आंसू की तपेज सह के साथ चमकने लगी। छोड़ दें प्लीज। वो रो रही थी। दुरान ने फौरन पाँवों की गिरफ्त खत्म की। वो परेशान चेहरे के साथ देखते हुए उसे कंधों से थाम लिया। जवेरिया। दिलगीर लहजा था जो उसके गाल पर बहते आंसू देखकर परेशानी का आगाज था। चेहरे पर शरारत की जगह अब परेशानी और दुख ने ले ली थी। हाथ मत लगाए मुझे। वो कंधों को थामे दुरान के दोनों हाथों को गुस्से से झटकती पीछे हुई। चेहरा सुर्ख हो रहा था। जबड़े सख्ती से भींचे हुए थे। आंखों से पल पल आंसू बह रहे थे। मुझे अभी इसी वक्त पाकिस्तान जाना है, मुझे मेरे घर जाना है। वो फट पड़ी। जुकाम सदा भारी आवाज खामोश कमरे में गूंज उठी। दुरान ने मोहब्बत और दुख से उसके रोते चेहरे को देखा। रोना बंद करो, ले जाऊंगा। नहीं, मुझे निकाले यहाँ से, मुझे जाना है। मैं खुद जा सकती हूँ। बस इस होटल से निकाल दे। एक दफा आपके साथ जाने की गलती कर चुकी हूँ, अब नहीं करना चाहती। सिर्फ गुस्सा करो, रो मत प्लीज। वो बेतहाशा रो रही थी। दुरान ने फिक्रमंदी से उसकी तरफ देखते हुए इल्तिजा की। उसका गुस्सा, उसकी नफरत और उसकी नाराजगी सब कुछ बचा था। मेरी मर्जी है, कुछ भी करूं, गुस्सा करूं या रो, आपको इससे क्या। मुझे बस इसी वक्त यहाँ से निकाले। बेहद सख्त लहजे में कहती अब वो गुस्से से दुरान को घूर रही थी। आज अगर उससे मोहब्बत न होती तो शायद वो उसके उस रवैये पर उसे अपना एहसान याद दिलाकर खुद एक तरफ हो जाता। लेकिन सामने खड़ी गुस्सा करती, उससे बदतमीजी से पेश आती और रोती हुई लड़की ना सिर्फ उसकी मनकोखा थी बल्कि उसके दिल का बंद दरवाज़ा खोलकर उसमें पूरे हक से दाखिल होने वाली पहली लड़की थी। उसके पत्थर दिल को मोम कर देने वाली, उसको मोहब्बत जैसे खूबसूरत जज्बे से आशना करवाने वाली वो दुनिया की वाही लड़की थी जिसकी नम आंखें और आंसू उसे तकलीफ दे रहे थे। यही वजह थी कि उसके गुस्से और नफरत पर भी बेपनाह प्यार आ रहा था। वो पूरी दुनिया में उसके लिए वो वाहिद हस्ती थी जिसके सामने अब बाकी सबसे मुख्तलिफ होते हैं। अल्लाह ने कुछ जज्बे और कुछ रिश्ते ऐसे बनाए हैं जो हमें कमज़ोर कर देते हैं, बदल कर रख देते हैं। सख्त से सख्त वजूद में भी दिल उसी नर्म लोथड़े से बना होता है जिसमें अल्लाह पाक की मर्जी से जज्बात जन्म लेते हैं। और मोहब्बत भी ऐसा ही एक जज्बा है। जब किसी से मोहब्बत हो जाए तो उसके लिए आपके एहसासात, आपकी फ़िक्र, आपका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। दुरान मलिक भी अगर आज बदला हुआ था तो सिर्फ इस एक लड़की के सामने जो गुस्से में भरी सुर्ख चेहरे को फेरे खड़ी थी और उसे ये सुना चुकी थी कि वो अब उसकी मर्जी की गुलाम नहीं है। हाँ, तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी करो, लेकिन फिलहाल कुछ खाकर आराम करो। दुरान की पुरसुकून लहजे और दमानियत भरे जवाब पर उससे बेरूही से फेरा चेहरा तुनक कर मोड़ा। वो उससे गुस्से उसकी बातों की परवाह किए बिना अब बेड के अतराफ में लगे मेज की तरफ बढ़ रहा था। क्या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उससे क्या किया। कठोर इंसान। जवेरिया ने सख्ती से दांत पीसे। नहीं खाना मुझे, नहीं आराम करना। आप इतने ठीक क्यों हैं? आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या चाहती हूँ। मैं यहाँ से अभी और इसी वक्त निकलना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ आप ये सब कर सकते हैं। हाँ, कर सकता हूँ लेकिन अभी नहीं कर सकता हूँ। दुरान ने उसकी बात पर एक सेकंड के लिए पन्ने उठाए रखने के बाद बड़े आराम से इनकार किया। जवेरिया चुंचलाकर चंद कदम आगे बढ़ी।